नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो अनलॉक की प्रक्रिया चालू है और 5वें चरण में अब है, उसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है। तो 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, थिएटर खुल सकेंगे और साथ में स्विमिंग पूल भी खुलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर नियम ये है कि 50% लोगों को ही आना होगा, यानी कि जितनी सीटें किसी थिएटर के अंदर हैं उसके आधे लोगों को ही अनुमति होगी, यानी कि एक सीट छोड़कर बैठना होगा। इसके अलावा जो अम्यूजमेंट पार्क, एंटरटेनमेंट पार्क है, उनको खोलने की भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि स्कूल को लेकर फैसला शिक्षा विभाग पर छोड़ा गया है। हालांकि जो रिसर्च स्कॉलर हैं, पीजी साइंस के छात्र हैं, उनको राहत दी गई है और 15 अक्टूबर से इनको विश्वविद्यालय में और कॉलेज में एंट्री मिल सकेगी। लेकिन बाकी छात्रों के लिए अभी फिलहाल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगी। तो ये गाइडलाइंस है अनलॉक 5 की। तो फिलहाल अब स्कूलों पर यह फैसला छोड़ा गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सभी जिलों के डीएम से 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद ही तय होगा कि स्कूल कब से खोले जाने हैं। अक्टूबर के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने एसओपी जारी कर दी और राज्य सरकार को कहा है कि वो अपनी तरफ से इस पूरे मामले में अपना कॉल लें। शिक्षा मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने मीटिंग ली है, क्या कुछ दिशा निर्देश आपने दिए? उत्तराखंड में स्कूल कब से खोले जा सकते हैं? भारत सरकार ने निर्देशित किया है कि 15 अक्टूबर के बाद जैसी प्रदेश की परिस्थितियां हों, सरकार निर्णय ले सकती है। तो हमने इसमें, हमारे यहाँ छोटा प्रदेश है, 13 जिले हैं, हमने अपने एसीएस को, विभागीय सचिव को हमने निर्देश किया है कि प्रत्येक डीएम को चिट्ठी जारी करें कि 7 दिन के अंदर अभिभावकों से, विद्यालय, प्राइवेट स्कूलों की जो संस्थान हैं उनसे, और भी अपने हमारे विभागीय हमारी तैयारी क्या है, इन सबकी जिलेवार समीक्षा करके हमारे पास फीडबैक भेजें, ताकि हम उस समीक्षा के आधार पे स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन लेके हम सारे विषयों को लेके कैबिनेट में जाएंगे और कैबिनेट जैसा निर्णय लेगी उसके अनुसार आगे स्कूल खोलने की कार्रवाई की जाएगी। फेज भी डिसाइड किए जा रहे थे सर, तो क्या है होंगे वो फेज, किस मोड में? हमारी कोशिश है कि अगर जो सब कुछ भगवान की कृपा से सामान्य रहा तो हम इनको 3 फेज में स्कूल हम खोल सकते हैं। फर्स्ट फेज में जो बड़े बच्चे हैं कक्षा 9 से 12 तक, सेकंड फेज में कक्षा 6 से 6 तक, 8 तक, और कक्षा फेज 3 में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का खोलने का प्रयास किया जा सकता है, परिस्थितियाँ सामान्य रहने पर। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी सर आप लोगों से मिले डीएम? चलिए, और सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ चुके हैं। तो सुनील, अब लगभग सामान्य होने की स्थिति में बहुत ज्यादा छूट अब अनलॉक 5 में देखने को मिल रही है। देखिए प्रीति, अभी तक जो मनोरंजन पार्क थे, एंटरटेनमेंट पार्क थे, वो बंद थे। स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद थे। हालांकि कोचिंग सेंटरों के जो संचालक है वो लंबे समय से मांग कर रहे थे उनको कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दे दी जाए। तो अनलॉक 5 में जो 15 अक्टूबर से जिसकी एसओपी लागू होगी, उसमें जिलाधिकारियों को ये अधिकार दे दिया गया है कि अगर वो चाहें तो पूरी शर्तों के साथ, पूरी मानकों के साथ जो कोचिंग सेंटर है उसको संचालित किया जा सकता है। इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट जो पार्क हैं उनको खोलने की भी अनुमति दे दी गई है 15 अक्टूबर के बाद से। रही बात स्कूलों की, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि आखिर स्कूल कैसे खोले जाएं। तो इस पर भी 15 अक्टूबर से खोलने की छूट दी गई है, लेकिन इसमें हायर एजुकेशन के लिए जो उच्च शिक्षा विभाग है उसको और बाकी जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा गया है कि वो अपनी एसओपी जारी करें, वो तय करें कि कब से स्कूल खोले जाएं। अभी आपने शिक्षा मंत्री की बातचीत सुनी, उनका कहना है कि 1 हफ्ते के भीतर सभी डीएम से, सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है कि उनका क्या कहना है, जिले में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, अभिभावक क्या कहते हैं, जो शिक्षण संस्थान है वो क्या कहते हैं। वहाँ से जो बात निकल कर आएगी उसकी समरी कैबिनेट में रखी जाएगी और फिर सरकार तय करेगी कि स्कूल खुले या नहीं। और अगर 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खुलते हैं तो वो क्या तरीका होगा स्कूल खोले जाएं। जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने ये भी संकेत दिए, 3 फेज़ में स्कूल खोले जा सकते हैं। पहले फेज़ में कक्षा 9 से और 12 तक के बच्चों को बुलाया जा सकता है। सेकंड फेज़ में क्लास 6 से और 8 तक के बच्चों को बुलाया जा सकता है और थर्ड फेज़ में क्लास 1 से और क्लास 5 के बच्चों को बुलाया जा सकता है। तो सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है। हालांकि जो तमाम जो अभी तक जो रिस्ट्रिक्शंस थे, चाहे वो अम्यूज़मेंट पार्क के हों, एंटरटेनमेंट पार्क के हों, स्विमिंग पूल की बात हो, तो इनको खोलने की अनुमति दे दी गई है। जी चलिए, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर छूट है, तो उतनी ही ज़्यादा सतर्कता भी बरतनी होगी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और मुख्यमंत्री आज मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा जाएंगे। रामपुर तिराहे की बरसी है और उत्तराखंड के शहीदों को यहाँ श्रद्धांजलि देंगे। तो यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में रामपुर तिराहा पर 1 अक्टूबर 1994 को देर रात महिलाओं के साथ बर्बरता हुई थी, गैंगरेप हुआ था, गोलीबारी हुई थी, निर्मम हत्या आंदोलनकारियों की गई थी। और ये सभी आंदोलनकारी दिल्ली से अलग उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए दिल्ली तक कूच कर रहे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में इनको रोककर जो बर्बरता हुई, जो शर्मनाक घटना हुई, तो उससे आज भी जो लोग उस वक्त आंदोलनकारी थे सिहर जाते हैं। फिलहाल उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री जाएंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार शाम जल जीवन मिशन की समीक्षा की। इसमें अगले 100 दिन को लेकर शासन के बड़े अधिकारी और सभी जिले के डीएम को टारगेट दिए गए हैं, लक्ष्य दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले 100 दिन में राज्य के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में पानी का कनेक्शन पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिले के गाँव में 26 जनवरी 2021 तक हर जगह हर घर में पानी का कनेक्शन देना है, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में टारगेट 31 मार्च तक पूरा करना है। वहीं जिन गांवों में पाइपलाइन नहीं है वहां 30 सितंबर तक ये काम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने की तारीफ की थी, तो आपको भी याद होगा, खुद नाम लिया था मुख्यमंत्री का, तो इसलिए मुख्यमंत्री भी अपनी इस तारीफ से और ज्यादा उत्साहित है। और ये राजघाट की तस्वीरें हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और साथ में बापू की जयंती है, तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये सीधी तस्वीर 2 अक्टूबर का दिन, जब हम देश की महान विभूतियों को आज याद करते हैं, जिनका आज जन्मदिन है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। तो राजघाट की ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप राजघाट की देख रहे हैं। तो महात्मा गांधी की 151वीं जयंती है आज, और इस अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे उनकी समाधि पर, और वहां उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी आज जयंती है। तो देश की वो महान विभूतियां जिन्होंने भारत को एक अलग पहचान दिलाई, एक नई दिशा दी, तो उनको आज पूरा देश याद कर रहा है। तो अब राजघाट से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो अभी से थोड़ी देर पहले उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी, और अब राजघाट से वापस निकल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कोरोना काल है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जो लोग वहां पर पहुंचे हैं सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो अब राजघाट में बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वापस जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू की जयंती पर उन्हें नमन किया है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं देश की राजधानी के राजघाट से, और अब जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। इससे थोड़ी देर पहले अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी थी। और चलिए उत्तराखंड की खबरों का फिर से रुख। इससे हल्द्वानी में मुख्यमंत्री ने 120 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने कई छोटी बड़ी विकास योजनाओं के साथ ही अस्पतालों को एम्बुलेंस और नए जो उपकरण हैं उनका तोहफा भी दिया है। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि 3.5 साल की उनकी सरकार का कार्यकाल भ्रष्टाचार से मुक्त रहा, कोरी घोषणाएं नहीं की। सीएम ने कहा कि वो वही घोषणाएं करते हैं जिन्हें वो पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया है उसमें तमाम योजनाएं हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की योजनाएं हैं जिनका आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए हम जनता को अपना हिसाब देते हैं। हमने हर साल अपना हिसाब दिया। इस बार 3 साल जब हो रहा था तो कोविड के कारण हम उसको नहीं दे पाए थे, लेकिन 3.5 साल पर हमने पूरा हिसाब प्रदेश की जनता को दिया है कि हमने जो आपके साथ 2017 में जो आपसे हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में जो वायदे किए थे, जो संकेत किए थे, उनको हम किस तरफ तक हमने पूरा किया है।
तो हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की बात कही और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स को लेकर कहा कि हर तरह की मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। सिर्फ वो कागज पर डॉक्टर नहीं दिखाना चाहते बल्कि दूरस्थ इलाकों तक भी डॉक्टर की तैनाती को सुनिश्चित कर रहे हैं। आज भी हमने 81 डॉक्टर बर्खास्त किए हैं जो कागजों में थे। ये कागजीकरण हम समाप्त करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब तक कम से कम 250-300 डॉक्टर जो कागजों में उत्तराखंड की लिस्ट में थे, हमने उनको बाहर निकालने का काम किया है। ऐसे हम कागजी कामों से हम ऊपर उठ करके एक्चुअल की ओर हम आना चाहते हैं। इलाके में राज्य के जो दूर दराज के दुर्गम इलाके हैं वहां तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। डॉक्टर वहां नियुक्ति तो ले लेते हैं लेकिन गायब रहते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर्स पर कार्रवाई की है वर्तमान सरकार ने। 500 से ज्यादा डॉक्टर्स की सेवा समाप्त कर दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि 20 साल बाद भी उत्तराखंड बना तो सही लेकिन लोग वहां जाने को आखिर तैयार क्यों नहीं होते हैं? क्या वजह है कि इन इलाकों तक ऐसी सुविधाएं पहुंची ही नहीं? डॉक्टर अस्पताल में दिखें, कागज में नहीं। इसी सोच के साथ सरकार 3.5 साल में 500 से ज्यादा गायब डॉक्टर्स को बर्खास्त कर चुकी है। ये डॉक्टर साल 2003 के बाद नौकरी से गायब हो गए, जिन पर त्रिवेंद्र रावत सरकार अब तक 4 बार कार्रवाई कर चुकी है। जिन 528 डॉक्टर्स को अब तक बर्खास्त किया गया है उनमें न सिर्फ रेगुलर भर्ती वाले डॉक्टर्स बल्कि उत्तराखंड में बॉन्ड भरकर MBBS कर चुके डॉक्टर्स भी शामिल हैं। सपोज करो ऐसे 20 डॉक्टर हैं, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद लंबी छुट्टी में चले गए तो उनको लगा कि नौकरी भी सेफ है और अपना काम भी सेफ है। उन सारे डॉक्टर को चिन्हीकरण करके बर्खास्त करना, उनकी जगह नए अपॉइंटमेंट करना। उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में सरकारी डॉक्टर्स के 2735 पद हैं, जिनमें से 2131 पद भरे हुए हैं, जबकि 1200 नए डॉक्टर्स की भर्ती का काम चल रहा है। अब सरकार के सामने सवाल है कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स को पहाड़ में रोका कैसे जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा वक्त में डॉक्टर्स की चॉइस सरकारी से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल की हो गई है, इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से प्लान करना होगा। हमारा जो 476 पदों के सापेक्ष हुआ था उसमें डॉक्टर्स आए और जितने लोगों ने उसमें ज्वाइन नहीं किया उनको हटाते हुए हमने दोबारा से 763 का अध्याचन भेज के चयन आयोग में जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है। क्या वो डॉक्टर या जो मेडिकल स्टाफ जहां उसकी पोस्टिंग हुई वहां जाता है तो क्या उसके रहने के लिए उचित स्थान है? दूसरा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या वहाँ पर जो दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए, यथा स्टाफ नर्सेज, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय। गायब डॉक्टर्स पर कार्रवाई से सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि प्राइवेट जॉब में मोटी कमाई पर नजर रखने वाले डॉक्टर्स को सरकारी नौकरी में रोका कैसे जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और नैनीताल से है बड़ी खबर। मुंबई की ट्रांसजेंडर शिल्पी लॉरेंस को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सुरक्षा नहीं मिली है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के SSP को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने 24 अगस्त को ही राज्य में शिल्पी को सुरक्षा देने के लिए कहा था, लेकिन इसके बाद भी उधम सिंह नगर के SSP दिलीप सिंह कुंवर ने सुरक्षा नहीं दी। तो अब इस पर जवाब तलब किया गया है। अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। 3 हफ्ते में इस नोटिस का जवाब देना होगा। राज्य में कोरोना काल में विधायक निधि से 1-1 करोड़ रुपए काटे गए हैं और इसको लेकर विधायकों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। बीजेपी के ही विधायक अब कहने लगे हैं कि ऐसे में चुनावी साल में जब उनकी निधि कट जाएगी तो वो काम क्या करेंगे और फिर जनता से किस आधार पर वोट मांगेंगे। भी विधायक निधि पूरी दी जानी चाहिए और मैं तो यह मांग करता हूं कि इसको बढ़ा देनी चाहिए। तो इसलिए इस साल अगर परिस्थिति बस काट दिया गया है तो अगले वर्ष जो है इसको फिर ज़्यादा बढ़ा के दे देना चाहिए। चुनावी वर्ष को देखते हुए पहले तो इस विधायक निधि को बढ़ा देना चाहिए। अगर ये बढ़ाई न जाए कोविड-19 के कारण, इस महामारी के कारण अगर ऐसी स्थितियां हैं, वित्त में अगर परेशानी हो रही है तो कम से कम पूर्ववत की भांति जो 375 जो रखी गई है कम से कम वो तो यथावत रहनी चाहिए। कृषि कानून पास हो चुका है लेकिन किसान एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में है। 70 विधानसभा सीट वाले उत्तराखंड में भी खूब राजनीति हो रही है और इस मसले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। केंद्र में नया कृषि कानून पास क्या हुआ कि उत्तराखंड में कांग्रेस का किसानों के लिए प्रदर्शन शुरू हो गया।
मैसेज साफ था कि कांग्रेस उत्तराखंड में भी इस इशू को धार देना चाहती थी। वहीं बीजेपी ने भी अपने किसान मोर्चा को प्रदेश भर में जाकर किसानों के समूहों से बात करने के निर्देश दिए, जिससे किसानों को नए कृषि कानून के फायदे समझाए जा सके। किसान मोर्चा शक्ति केंद्र स्तर तक जाएगा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, किसानों के साथ पंचायत करेगा, बातचीत करेगा और एक पॉम्पलेट जो भारतीय जनता पार्टी छाप के देगी। और इस कानून के विरोध में किसान सड़कों पर है, वो धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, चक्का जाम कर रहा है। और आज बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अकाली दल तो एनडीए का जो है गठबंधन था। अपने खिसकते जनाधार को बचाने के लिए कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। वहीं बीजेपी को 3 बड़े जिलों में वोट खिसकने का डर सता रहा है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में किसानों की अच्छी संख्या है और यहां से विधानसभा की कुल 29 सीटें आती हैं। फिलहाल कांग्रेस के पास इनमें से सिर्फ 3 सीटें ही हैं। तो उत्तराखंड में भी किसानों की भूमिका जो है अच्छी खासी है और कुछ सीटें तो ऐसी हैं जैसे हरिद्वार जनपद है, उधम सिंह नगर है या देहरादून के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर अच्छा खासा किसानों का प्रभाव हुआ है। और यही बात है कि इस बिल की आशंका के बाद जिस तरह से पूरे देश में ये विरोध फैलता जा रहा है, तो भाजपा को कहीं ना कहीं डर है, खतरा है कि किसानों का जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं आगामी जो भी विधानसभा के चुनाव होने हैं या पार्लियामेंट चुनाव आएगा तो कहीं खिसक के दूसरी तरफ न चले जाए। बहरहाल नया कृषि कानून तो लागू भी हो गया। अब राजनीतिक बयानबाजी से किसानों को कुछ मिले ना मिले, लेकिन राजनेताओं को इसमें अब भी बहुत कुछ मिलने की उम्मीद नजर आती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। स्वागत है ब्रेक के बाद खबर पिथौरागढ़ से, जहां कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। उद्यान विभाग के कर्मचारियों के साथ किसानों ने इस फैसले को पहाड़ के खिलाफ बताया है। शासनादेश की कॉपी जलाई है, अपने गुस्से का इजहार किया। उनका कहना है कि दोनों विभागों को अगर एक कर दिया जाता है तो उससे रोजगार के अवसर तो कम होंगे ही, वहीं जो पहाड़ में उद्यानों की संभावनाएं हैं वो भी लगभग खत्म हो जाएंगी। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके समाधि स्थल विजय घाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो इससे पहले हमने राजघाट की तस्वीरें आपको दिखाई थी जहां बापू को श्रद्धांजलि दी थी, और अभी तस्वीरें हैं विजय घाट की जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री और लोकप्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री ने। तो आज लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों महापुरुषों की जयंती है और इस मौके पर उनको नमन करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सबसे पहले राजघाट गए थे, वहां बापू की समाधि पर फूल अर्पित किए और उसके बाद अब पहुंचे हैं विजय घाट, जहां लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली की विजय घाट की तस्वीरें जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले और लोकप्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है आज, और उस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है विजय घाट जाकर। तो इसी खबर के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।